हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में रेलवे एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। काफ़ी शानदार जानदार तरीके से मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में जो भी राजा हुआ करता था उसको सुल्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश का उदय हुआ। इसका ट्रिक मैंने पहले भी बताया हूँ। गुलाब खिलाओ तुम सेंट लो। गुलाब से याद रख लेना है गुलाम वंश, खिलाओ से याद रख लेना है खिलजी वंश, तुम से याद रख लेना है तुगलक वंश, तुम सेंट से याद रख लेना है सैयद वंश, लो से याद रख लेना है लोधी वंश। तो इन चारों वंश जो है ये किस वंश के काल में है? तो ये जो है ये चारों वंश जो है गुलाम वंश के काल में ही था। तो दिल्ली सल्तनत के काल में था। तो गुलाम वंश का अगर संस्थापक का बात किया जाए, दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग चंद्रमा का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा का देवता कहते हैं। इनकी मृत्यु 1211 ईस्वी में घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय हो गई थी। तो इतनी सारी बात आपको याद रखना है। लेकिन 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 इल्तुतमिश के बाद में इनकी पुत्री गद्दी पर बैठी। कौन बैठी? इनकी पुत्री बैठी जिसकी नाम थी राजिया बेगम। क्या नाम थी? राजिया बेगम। तो यहाँ से ये पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो आपको बताना है राजिया बेगम। और इल्तुतमिश ने एक काम किया था, 40 अमीर तुर्की सरदारों का संगठन बनाया था जिसको वो तुर्कानी ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से दिया था? तुर्कानी ए चहलगानी के नाम दिया था। तो लेकिन जब गद्दी पर बैठा तो इस अमीर सरदारों जब गद्दी पर बैठा तो जब बलबन गद्दी पर बैठा तो इस अमीर सरदारों को सॉरी दोस्तों, थोड़ा इशू हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, कहा था। हाँ, इस अमीर सरदार जो थे जो तुर्कानी ए चहलगानी में शामिल था, ठीक है, उनको समाप्त कर दिया, उनकी हत्या कर दिया। इन 40 लोगों को मारकर गद्दी पर बैठता है। इसलिए कहा जाता है कि बलबन जो है ना, लाशों की गद्दी बनाकर लाशों की गद्दी को बनाकर सीढ़ियों पर लाशों की सीढ़ी बनाकर गद्दियों पर बैठा। तो आप ये बात याद रख सकते हैं। इन्होंने राजस्व सिद्धांत दिया था। क्या याद रखना है? राजस्व सिद्धांत पूछेगा कौन दिया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने दिया था। अच्छा, बलबन का एक स्टेटमेंट काफ़ी प्रचलित है। बलबन का एक कथन है कि मैं जब भी किसी गरीब को देखता हूँ तो मेरे नारे में क्रोध उत्पन्न हो जाता है और मेरे नारा चीख चीख कर कहता है कि मैं इस गरीब के गर्दन उड़ा दूँ। और इल्तुतमिश के बारे में अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग गुलामों का गुलाम कहते हैं। अब गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहम्मद गोरी किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी भैया कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी का भी गुलाम कौन हो गया? इल्तुतमिश हो गया। इसलिए इसको क्या कहें? गुलामों का गुलाम कहें। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? इसने अपनी राजधानी लाहौर से इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से अलाउद्दीन लाहौर से कहाँ? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद रख लीजिएगा। इसको पागल बादशाह कहा जाता है, स्वप्नशील बादशाह कहा जाता है,
रक्त पिपासु सुल्तान कहा जा सकता है, या सनकी सुल्तान कहा जा सकता है, या इसी को हम लोग कहते हैं विद्वान मूर्ख भी कहते हैं। तो इतने सारे नाम से हम लोग किसको जानते हैं? इतने सारे नाम से हम लोग MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। तो इतनी सारी बात आपको याद रखना है। तो चलिए मैं और भी आपको मैं बताता हूँ कि इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। हाँ, और इल्तुतमिश मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ कर लिया था? दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। और इसी के समय में दोस्तों एक व्यक्ति भारत घूमने के लिए आता है, जिसका नाम है जिसका किताब का नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। रेहला। और रेहला कुछ नहीं है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के पागलपंती के सारे कहानी इसी में वर्णित है। और ये अफ्रीका के मोरक्को के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अफ्रीका के मोरक्को के निवासी थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। थोड़ा सा हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवाहा क्या कहते हैं? जनता का चरवाहा, युगों का विजेता, दूसरा सिकंदर, या सिकंदर ए सानी। इतने सारे नाम से हम लोग भैया किसको जानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। तो इन सारी बात आपको याद रखना होगा दोस्तों। इल्तुतमिश से क्वेश्चन बनता है। इल्तुतमिश जो है सर्वप्रथम मकबरा बनाने वाला सुल्तान था, ये भी बात आपको याद रखना है। और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? गुंबदों का पिता कहते हैं। और इल्तुतमिश के समय में दो अरबी सिक्के चलाए गए। एक का नाम था टंका, एक का नाम था जीतल। दोस्तों जो टंका होता था वो चांदी का होता था, जो जीतल होता था वो तांबे का होता था। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? भैया वो कोई और नहीं था। कौन था? वो था वल्लभाचार्य जी थे। कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। और कुछ भी वाद हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, उनके जनक के बारे में पूछा जाता है। जैसे पूछे अद्वैतावाद का संबंध किससे है? तो शंकराचार्य से। और निम्बकाचार्य का किससे संबंध है? द्वैतावाद से। माधवाचार्य का संबंध किससे है? तो द्वैतवाद से है। रामानुजाचार्य का संबंध किससे है? विशिष्ट द्वैतवाद से है। वल्लभाचार्य का रुद्र द्वैतवाद से है। अगला है, इन सारे के बारे में मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट था। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। एपीकल्चर, दोस्तों एपीकल्चर हम लोग कहते हैं मछली पालन को। क्या कहते हैं? मछली पालन को। पामोलॉजी हम लोग क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को। हिस्टोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं? उत्तकों के अध्ययन को। साइटोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को। तो इन सारी बात भी आपको याद रखनी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ट्रीज एंड स्ट्रब्स कॉल्ड? हाँ, यही हुआ। इसका हिंदी में हम लोग देखते हैं, हिंदी में क्या है। हाँ, हिंदी में अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं सीएनजी गैस के बारे में। दोस्तों सीएनजी का मुख्य घटक गोबर गैस होता है। क्या होता है? गोबर गैस। गाँव में आपने देखा होगा कि सुई का निडल से क्या चलाता था? बॉल चलाता था वह, और गोबर के माध्यम से, इसलिए उसको क्या कहा गया? गोबर गैस कहा गया। गैस का मुख्य घटक प्राकृतिक गैस। मुख्य घटक मार्स गैस कौन सी है? सबका आंसर क्या आने वाला है? मीथेन। सबका आंसर क्या आने वाला है? मीथेन। चलिए, वायुयान या जेट विमान में पूछे कौन सा पेट्रोल लगता है? तो वाइट पेट्रोल लगता है। कौन सा? वाइट पेट्रोल लगता है।
अच्छा, खराब गुणवत्ता, खराब गुणवत्ता, खराब अच्छा, डीजल की गुणवत्ता, डीजल की अच्छी गुणवत्ता का पहचान हम लोग सीटेन संख्या से करते हैं। किससे करते हैं? सीटेन संख्या से करते हैं। और खराब गुणवत्ता की पहचान हम लोग किस पे करते हैं? सल्फर की मौजूदगी में करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पूरब का बेनिस। कुछ प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद कीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरब का बेनिस किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। देश का बोस्टन, देश का बोस्टन अच्छा, पूरब का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी पूछे कहाँ है? तो मुंबई है। डूबते सूर्य का देश पूछे कौन है? तो ब्रिटेन है। डूबते सूर्य का देश पूछे कौन है? तो ब्रिटेन है। डूबते सूर्य का देश कौन है? तो ब्रिटेन है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश पूछेगा कौन है? कि तो नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे है। या क्वेश्चन से पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर आधी रात को सूर्य चमकता है? तो अभी आपको क्या आंसर लगाना है? नॉर्वे है। अब हम क्वेश्चन की और थोड़ा सा अगर बढ़े तो क्वेश्चन कहता है, उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, बच्चा बच्चा जानता है उकाई हो गया, या काकड़ापाड़ा हो गया, या नर्मदा नदी पर जो बांध बना है वो सब कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज UKAI प्रोजेक्ट लोकेटेड? हाँ, यहाँ है, ऑप्शन में दिया है, विच स्टेट इज यूकाई प्रोजेक्ट लोकेटेड। ये क्या है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरला। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूक्री प्रोजेक्ट लोकेटेड, हाँ, उकाई परियोजना। उकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी, ये क्या है? आंध्र प्रदेश। अंडों की टोकरी कब कहाँ से लिखा गया? आंध्र प्रदेश से। सोया प्रदेश, दोस्तों सोया प्रदेश हम लोग कहते हैं सोयाबीन को। किसको कहते हैं? सोयाबीन को हम लोग सोया प्रदेश कहते हैं। या नदियों की मायका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों की मायका, नदियों की मायका भी हम लोग इसी को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगला है, प्राचीन में धानी का कटरा उत्तर प्रदेश स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय पूछ रहा है कि हमारे देश के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बिल्कुल आंख मूंद करके आपको मानना है। क्या मानना है? स्वतंत्र गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजाजी गोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि सरदार पटेल जो था ये इलेक्शन जीता था, लेकिन फिर भी इसको क्या बना दिया गया? गृह मंत्री बना दिया गया। क्या? गृह मंत्री। इन्होंने प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था गांधी जी के कहने पर। और लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में क्या बताए कि इन्हीं के समय में 3 जून 1947 को घोषित हुआ कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को आज़ाद कर दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम लोग क्या जाने? मरने बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। तो वो उसका कौन कौन सा पत्रिका है? इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल, अल बिलाल पत्रिका, ये सब किसका है? उन्हीं का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजन होता है, कई लोगों से कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक बार आप इनको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख करके जाइए, 110% देख करके जाइए। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अगला है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जब पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी के सहायता से राजा राम मोहन राय ने इसी इसी के सहायता से क्वेश्चन क्या था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम गवर्नर जनरल कहाँ पर रहे थे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी की सहायता से राजा राम ने सती प्रथा को अंत किया। किसको अंत किया? सती प्रथा को अंत किया। चलिए नेक्स्ट है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय या स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ये पूछे कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत का भौतिक गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम या अंतिम भी भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजाजी गोपालाचारी। यूरोप का भाखड़ा पूछेंगे किसको कहा जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि दोस्तों पूछे किसको कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार पूछेगा किसको कहा जाता है? मुंबई को। और मुंबई को साथ साथ याद रखना है, इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सपनों का शहर। किसको कहा जाता है? मुंबई को। भारत का स्विट्जरलैंड या भारत का स्वर्ण किसको कहा जाता है? कश्मीर को। गुलाबों का शहर पूछे किसको कहा जाता है? चंडीगढ़ को। लेकिन वही गुलाबी शहर पूछेगा किसको कहा जाता है? तो जयपुर को। भारत का पेरिस पूछेगा किसको कहा जाता है? जयपुर को। भटकल पत्तन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भटकल पत्तन जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। किसमें है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज। प्यासी भूमि का देश, द ग्रेट बैरियर रीफ, मौर व डार्लिंग नदी, गिब्सन के विक्टोरिया मरुस्थल, कंगारू का देश, सबसे छोटा महाद्वीप, कालगाडी स्वर्ण नदाम। तो ये कुछ नहीं है। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों रेशम के कीट के पालन का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन कहलाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में ये दोनों बार बतेबे किए हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म रियरिंग कॉल्ड? तो इसमें क्या हो जाएगा? व्हाट इज द स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म रनिंग कॉल्ड? इसको कहा जाएगा मधुमक्खी पालन। क्या कहा जाएगा? मधुमक्खी पालन कहा जाएगा। आप लोग ऑप्शन को देख लीजिएगा, ऑप्शन बी हमको लग रहा है बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कुछ पुरस्कार और कुछ सम्मान के बारे में हम लोग देखते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें भारत व पाकिस्तान दोनों देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है, ऐसा कौन सा राष्ट्र प्रधानमंत्री है? आपको बताना है मोरारजी देसाई। क्या बताना है? मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट है, 3 बीघा कॉरिडोर किधर दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। अगला है, 3 बीघा कॉरिडोर कनेक्ट्स व्हिच टू कंट्रीज?
3 बीघा कॉरिडोर यानी 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ऑप्शन खोजिए कहाँ दिख रहा है, इंडिया बांग्लादेश, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है किडनी स्टोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों किडनी स्टोन में पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसलिए दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट को हम लोग कहते हैं गुर्दे का पथरी। क्या कहते हैं? गुर्दे का पथरी कहते हैं। याद आया? सोडियम सोडियम को अगर आप सोडियम को आप खुला हवा में रखोगे तो आग लग जाएगा। पानी में अगर रख दिया तो ब्लास्ट कर जाएगा। पानी में रखेगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। केरोसिन में रखेगा तो शांत रहेगा। केरोसिन में शांत रहता है और ये सब हाइड्रोजन का गुण होता है। ये सब किसका गुण होता है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है थोड़ा सा वाटर गैस जो कि ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है, इसी को हम लोग वाटर गैस कहते हैं। कोल गैस किसको कहते हैं? जब हाइड्रोजन और मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों जब रहता है, तीनों का मिश्रण से बनता है कोल गैस। प्रोड्यूसर गैस N2+CO इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। दोस्तों पीतल के बारे में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पिताजी, क्या बताना है? पिताजी अगर आप याद कर लिए तो ऑटोमेटिक आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। पी से पीतल, ता से तांबा, क्या लिखना है? तांबा। जी से लिखना है जिंक। खोजिए तांबा और जिंक कहाँ दिख रहा है? तांबा और जिंक और जस्ता, जो से जिंक नहीं, जस्ता। तांबा और जस्ता हमको कहाँ दिख रहा है? तो तांबा और जस्ता हमको ऊपरी में तो दिख रहा है, यही नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर हम कांसा में सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम दोस्तों अगर पूछा जाए कि किस धातु का खोज किया गया था, तो कांसा का खोज किया गया था ना। उसके बाद में मनुष्य ने नवपाषाण काल आते आते तक में क्या हुआ था, उन्होंने पत्थरों का हथियार का खोज करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो आर्य आए तो भारत में लोहा और घोड़े का प्रचलन हुआ। तो ये सब बात तो आप जानते हैं। तो कांसा जो बनता है दोस्तों तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। ये दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? तांबा बनता है। सोल्डर दोस्तों सोल्डर शीशा और टीन के मिश्रण से बनता है। निकिल क्रोमियम और वायरन के निकिल क्रोमियम और वायरन के कारण बनता है। नाइक्रोम दोस्तों विद्युत हीटर का तार जो होता है वो नाइक्रोम का होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। विद्युत हीटर विद्युत प्रेक्षेप्य। चलिए जर्मन सिल्वर क्या है? तांबा, जस्ता और निकिल का मिश्रण है। पीतल क्या है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। मैंने सारा प्रश्न बताया। अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं। चलिए अगले प्रश्न आपके सामने में है। अवस्था परिवर्तन दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं भौतिक और एक को कहते हैं रासायनिक। क्या कहते हैं? रासायनिक कहते हैं। भौतिक कहता है कि जिसका आकार बदले मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर नहीं बदले, वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। और जल से सिर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो ये सब के बारे में आपको मैं क्या ही बताऊँ। चलिए मैं आगे की ओर देखता हूँ। आगे कौन प्रश्न है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको करा रहा हूँ। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। क्या है? तो टेबल टेनिस है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। दोस्तों दरअसल कोई भारत का राष्ट्रीय खेल अभी तक बना नहीं है। हम लोग मान के चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्रिकेट फुटबॉल के बाद क्रिकेट देखने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये बात याद रखना है। फ्रांस और ब्राज़ील ये दोनों देश फ्रांस और ब्राज़ील ये दोनों फुटबॉल खेलते हैं।
भूटान तीरंदाजी, अफगानिस्तान अजकारी, स्पेन नूल फाइटिंग, अमेरिका नेसेबल अमेरिका नेसेबल, गलेशिया, इंडोनेशिया बैडमिंटन। तो ये सारे देश हैं। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री का जो सचिवालय होता है वो गृह मंत्री के अधीन होता है। किसके? गृह मंत्री के अधीन होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने में। अगला प्रश्न है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? मैंने अभी भी बताया तांबा में अगर टीन को मिलाते हैं, तांबा में टीन को मिलाते हैं तो बनता है कांसा। ये बताए थे ना हमें भी तुरंत। तांबा में टीन को मिलाने क्या बनता है? कांसा बनता है। लेकिन वही अगर हम अगर क्या करें, तांबा में टीन को मिलाए तो कांसा बन गया। और चलिए इतना ही एग्जाम्पल को आप काफ़ी रखिए। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यदि किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों अधिकतम जो है, न्यूनतम जो है 60 हो सकता है, और अधिकतम जो है विधानसभा में सीट के अनुसार 1/3 सीट के अनुसार में 1/3। लोकसभा में मैक्सिमम 552 व्यक्ति बैठ सकते हैं, जबकि लोकसभा में मैक्सिमम 552 व्यक्ति बैठ सकते हैं, जबकि राज्यसभा में मैक्सिमम 250। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम जूज 33 प्लस जज मैक्सिमम जज 33+1 के रूप में कार्यरत है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि विधानसभा में न्यूनतम सदस्य पूछेगा कितना है, तो 60 है। विधानसभा में मैक्सिमम सदस्य विधानसभा में कितना है? 1/3 है। 1/3 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पृथ्वी के कोर में किसकी अधिकता होती है? दोस्तों पृथ्वी के कोर में जो होता है लोहे तथा निकेल की अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, व्हिच इज द, ये तो वही इंग्लिश में है, हिंदी में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सचिव त्रिगवेली जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? त्रिगवेली जी को बनाया गया है। और बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसको हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में यह पास हुआ था। कहाँ पास हुआ था? न्यूयॉर्क के USA में। दक्षिण अमेरिका के लोग ने काम करना म्यांमार बंद न्यायशीता परिषद के लिए मांग उठाया था। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था? तो बान की मून। किसको बनाया गया था? त्रिगवेली जी को। चलो वान की मून काफ़ी अन्नान युथान थी, वो को त्रिवेली क्यों थी? त्रिवेली के कारण। चलिए नेक्स्ट है विश्व की 5 महानतम झीलों का नाम। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ विश्व के 5 महानतम झीलों का नाम। 5 महानतम झीलों के नाम आपको कैसे याद रखना है? होम्स, HOMES, होम्स। S से याद रख लीजिएगा ह्यूरन झील, ठीक, H से ह्यूरन झील। O से याद रख लीजिएगा ओटोरियो झील। M से याद रख लीजिएगा मिशिगन झील। E से याद रख लीजिएगा ईडी झील। और S से याद रख लीजिएगा सुपेरियर झील। नेक्स्ट प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों झीलों के अध्ययन को हम लोग लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं?
लिम्नोलॉजी कहते हैं। जंगल झाड़ का अध्ययन को हम लोग डेंड्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुरक्षा परिषद में अस्थाई संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में कितने लोग होते हैं? सुरक्षा परिषद में टोटल 15 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? टोटल 15 लोग होते हैं। 15 में दोस्तों 10 गो अस्थाई होता है, 10 गो अस्थाई होता है। अब बाकी 5 गो जो होता है वो अस्थाई नहीं होता है। तो ये बात याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूँ, काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ। आप लोग इतना प्यार देते हो, इतने अच्छे से मेरे वीडियो को देखते हो, उससे मेरा उत्साह बढ़ता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।